हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। इस चैप्टर के हमने हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखे, सीखे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किया। मतलब हमने क्या क्या कर रखा है भाई, तो हमने कंप्लीट चैप्टर को पढ़ रखा है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी देख रखा, साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कर रखा है। और अब बारी है किसकी, तो अब एक नए पैटर्न के रिवीजन की बारी है। और रिवीजन क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि यह है हमारा एमसीक्यूज की सीरीज पार्ट 2। मतलब हमने इसके पूर्व में फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को देखा हुआ है, अब अगले और 25 क्वेश्चंस मैं कर आने वाला हूं। एंड अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक को टच करते हैं, अल्टीमेटली आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को। होते एमसीक्यू हैं, बनने बहुत जल्दी है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देता, तो हुआ ना रिवीजन भाई। तो देखिए ये जो सेगमेंट है, मतलब ये कंप्लीट सेगमेंट मैं रिपीट करने वाला हूं, ये एक बात जो पहले सेगमेंट में भी की थी, क्या कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फिर आप स्कूल एग्जामिनेशन में चाहते हैं बेहतर स्कोर करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। और प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन से बेहतर और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या भाई, तो जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होगा फटाफट से आप अपने कमेंट सेक्शन में जाएंगे एंड आंसर टाइप करेंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको कितना प्रिपरेशन हो चुका है, मतलब आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है और कितना प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ, मतलब कॉन्फिडेंट होना इस चैप्टर को लेकर के, तो शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में फर्स्ट 25 कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो चलिए भैया, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन एंड आपका आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, एक इंजन है 10 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक है भैया, करने दीजिए। यह 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में समय लेगा। कितना टाइम लेगा अगर इसको 40 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाना है? तो भैया इसके लिए तो छोटा सा मेहनत करना पड़ेगी। क्या, मेरे पास में जो गिवन डेटा है उसको रखना पड़ेगा। क्या है भाई, तो सबसे पहले मेरे पास में जो गिवन डेटा में है वो है सबसे पहले शक्ति, मतलब पावर की वैल्यू मेरे को पता है कितना, 10 किलोवाट, मतलब 10,000 वाट। अल्टीमेटली तो ये हो ना 10,000 वाट। अच्छा, ये 200 किलोग्राम के द्रव्यमान, मतलब आपके पास में मास गिवन है, द्रव्यमान गिवन है कितना भैया, 200 kg। ओके, 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है, मतलब जो ऊंचाई है, जो हाइट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है भैया, ये है 40 मीटर। तो भैया अब इसमें टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो T इक्वल्स टू, है ना, अल्टीमेटली T इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करनी। तो क्या करना है भाई, पावर है, M है, H है। अच्छा, और एक वैल्यू दी है यहां पर, G भी दिया हुआ है। G कितना भैया, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पावर से शुरू करता हूं। पावर इक्वल्स टू क्या होता है भैया, तो ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। शक्ति क्या होती है भाई, कार्य करने का दर, तो कार्य बटा में हो गया समय, है ना। ये क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य बटा में समय। हो गई बात खत्म यहीं पर। अब वर्क डन, इसको एक हाइट तक उठा के ले जाना है तो कितना वर्क डन होगा, तो इसका वर्क डन मैं लिख लूं mgh। भैया इसको जब एक हाइट तक उठा के ले जाना है तो कितना काम होगा इस पे, mgh, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, अपॉन t इज इक्वल्स टू p। आपको चाहिए था t कितना मिल जाएगा भाई, तो mgh अपॉन p। नाउ कम टू द वैल्यूज, कितनी है भाई वैल्यूज, तो वैल्यूज है हमारे पास में, m की वैल्यू मेरे को गिवन है 200 kg, ये हो गई 200। G की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10। हाइट कितनी गिवन है, हाइट 40 मीटर, हाइट है हमारी 40 मीटर। और P है ना, पावर जो यहां पर गिवन है, पावर गिवन है भैया 10,000 वाट। 10 किलोवाट मतलब 10,000 वाट। अच्छा, तो क्या करना भैया, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 के 4 जीरो खत्म हो गया भाई, कितना मिल गया, तो मुझे आंसर मिल गया है यहां पर 8 सेकेंड। कितना मिल गया आंसर, आंसर मिल गया T इक्वल्स टू 8 सेकेंड। टाइम T इक्वल्स टू 8 सेकेंड हो गया भैया आंसर। ठीक है, चलेगा क्या, तो देखिए ना, ग क्वेश्चन, ग जो है आंसर, सी जो है आंसर, वह बिल्कुल सही।
है ना। अगर आपने भी यही आंसर टाइप किया है तो बिल्कुल सही है भाई, बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ इसको क्रॉस वेरीफाई करते हुए, तो क्रॉस वेरीफाइड भाई ग सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बिजली की एक मोटर एक भार उठाने वाली केबल में 450, है ना, हाँ 450 नहीं 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है। तो मोटर की शक्ति क्या है, पावर पूछ रहे हैं यहां पर, फिर से आपसे यहां पर पूछे पावर बता दीजिए कब भैया। तो ये कह रहे हैं फोर्स है हमारे पास 4500 न्यूटन का, और हमारे पास में जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी वेग है हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप तो याद ही होगी आपको, अगर नहीं भी याद है तो शुरू करता हूं मैं, जरा देखिए। आपको इसी फॉर्म पे खत्म किया था हमने हमारे 25th क्वेश्चन को, उसी के बाद से देखिए ना, तो मैं कहता हूं पावर इक्वल्स टू होता भैया वर्क डन अपॉन में टाइम, चलेगा ना। तो ये वर्क डन क्या होती है, कार्य जो होता है वो होता है भैया बल इंटू विस्थापन बटा में टाइम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ डी अपॉन में टी, और ये डी अपॉन में टी, ये डी अपॉन में टी जो होता है ये होता क्या है, तो ये होता है वेग। तो क्या मैं लिख सकता हूं P इक्वल्स टू एफ वी, आई कैन ऑल्सो रिटर्न एज P इक्वल्स टू एफ वैक्टर डॉट वी वैक्टर। खैर इसकी यहां पे जरूरत नहीं है, बट रिकॉल करने के लिए भैया हम ये पूरा काम कर रहे हैं तो रिकॉल तो करेंगे ही। चलिए हो गया ना, आंसर मिल गया आपको, इधर ही कर देता हूं। P इक्वल्स टू क्या एफ वी, इससे सड़ा क्या क्वेश्चन चाहिए आपको, 4500 इंटू 2 कितना 9000। अच्छा 9000 क्या, तो वॉट, और किलोवाट में करेंगे तो 1000 से विभाजित कर दीजिए, तो कितना हो गया P इक्वल्स टू 9 किलोवाट। ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ख इज द करेक्ट वन। ख है भैया 9 किलोवाट, ठीक है, चलेगा क्या, देखिए ख बिल्कुल सही है ना। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही आसान सा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो यहां पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलो है, ठीक है, हल्का फुल्का व्यक्ति है ना, 15 किलो भार की एक वस्तु को 30 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई के भवन पर ले जाता है, उसकी दक्षता बताइए। एफिशिएंसी बतानी है, दक्षता क्या बतानी है भैया, इसकी दक्षता। और दक्षता को पता है आपको ईटा से डिनोट करते हैं, तो मैं कर ही दे रहा हूं ना, लगे आप तो, है ना। क्या होती है दक्षता भाई, तो ये कहता है आउटपुट अपॉन इनपुट, सीधी बात, दक्षता का मतलब यही होता है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जब ये जो व्यक्ति है ना, चला जाएगा कहां पर भाई, ऊंचे भवन पर चला गया, ठीक, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी भाई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली अपॉन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली भाई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे इसकी दक्षता का पता लग जाएगा कि भैया ये कितनी दक्ष है, ठीक है। और इनटू क्या करना पड़ेगा भाई, तो इनटू मुझे करना पड़ेगा 100%। क्यों भैया, क्योंकि अगर मुझे दक्षता पता करनी है तो इसकी दक्षता के लिए सिंपली, है ना, इनटू 100%, प्रतिशत में ही निकाली जाएगी, कितना प्रतिशत दक्ष हुआ। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले इनिशियल निकालता हूं फिर फाइनल, मतलब मैं निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी स्थितिज ऊर्जा कब की भाई, तो पीई लिखने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एच हाइट तक ले जाना है, अल्टीमेटली ये वर्क डन ही है। मतलब अगर और कहना चाहूं तो ये कुछ नहीं, वर्क डन इसका फाइनल अपॉन वर्क डन इसका इनिशियल इनटू 100%, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मुझे पता है जब एच हाइट तक इसको उठा के लेकर के जानी है, तो इसको एच हाइट तक उठा करके ले जाने में जो काम किया जाएगा वो कुछ इसी तरीके से मिलेगा। तो मैं कहता हूं चलिए वर्क डन पहले इसको लेके जाने का, है ना। तो जब ये पहली बार में इसको लेकर के जा रहा है, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, देखिए इसका मास है, टोटल मास, कुल द्रव्यमान, जब वो लेकर के चल रहा है तब शुरुआत में कुल द्रव्यमान कितना भैया 60 केजी का वो है और 15 केजी का सामान है, यानी कुल 75 केजी, ठीक है। और इसके बाद क्या है भैया, तो भवन की हाइट, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो है h जो है ये मेरे को मिल जाएगा कितना भैया 10 मीटर, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे एक बात और पता है, कौन भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण जो g का मान है उसको भी मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं, है ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान मुझे पता होता भैया, ये आगे आया 30 मिनट, मतलब टाइम जो गिवन है वो कितना भैया 30 मिनट।
तो 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 30 इंटू 60 सेकेंड। अब करता हूं मैं बात, जब इसको लेकर के अपन ऊपर के हाइट पे चल रहे, तो इसके द्वारा जो पावर होगा, है ना। अच्छा, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी ना कहकर मैं पावर कहूं क्या? शक्ति, अल्टीमेटली शक्ति से ही कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं, अल्टीमेटली मैं इसको शक्ति कहता हूं, है ना। ये जो है ना, ये शक्ति है फाइनल और ये है शक्ति कौन सा? इनिशियल। पी ई नहीं, पी पी शक्ति कौन सी? फाइनल वाली। शक्ति कौन सी? इनिशियल वाली। शक्ति क्या होती है भाई? तो शक्ति की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं हटा ही देता हूं, है ना। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम ही मिलेगा, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, बट ठीक है मैं कहता हूं इसकी बात। तो पावर अगर मैं आपसे निकालने के लिए कहता हूं तो पावर इनिशियल कितना पावर होगा? तो आप कहेंगे वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या बोलेंगे? वर्क डन अपॉन में टाइम। कितना काम हुआ? तो काम हुआ इसकी mgh। कितना? mgh अपॉन में क्या भैया? टाइम। वो टाइम से टाइम कट जाता है इसलिए लिखा था, और कुछ बात नहीं है ना। बट स्टिल चलिए एक स्टेप पीछे लेके चल रहा हूं। mgh की अगर मैं बात करता हूं तो m शुरुआत में कितना भैया? 75 किलो का है। g कितना है? 10 है। और जो h की वैल्यू है, हाइट कितनी है? ये भी 10 है। अपॉन में ये कितना हो गया भैया? तो ये हो गया 30 इंटू 60। काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 75 बटे में 18। 75 बटे में 18 हो गया। ये किसकी वैल्यू? ये मिल गई मेरे को, इसकी पावर मिल गई, इनिशियल पावर। ठीक है, इनिशियल जो पावर है, इनिशियल जो पावर है ये मुझे मिल गई कितनी? ये मुझे मिल गई 75 बटे में 18। अब पावर फाइनल निकालता हूं मैं, अंतिम शक्ति, है ना। कौन सी भैया? पी फाइनल की बात करो तो पी फाइनल के समय पे अगर मैं कहता हूं इसकी जो 60 kg का व्यक्ति है वो तो चला गया, अब उसके पास h हाइट पर अंतिम शक्ति मतलब क्या भैया? तो h ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। तो मुझे पता है यहां पर द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ अब किसका? तो व्यक्ति का तो पोटेंशियल एनर्जी अब होगा नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? m की अगर बात करते हो तो यहां पर तो 15 kg का वो ऑब्जेक्ट है, वही है सिर्फ और सिर्फ। अब h हाइट पे चले गए तो 15 kg का ऑब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पर अगर मैं p फाइनल आपसे पूछूं तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, क्या? वेट अपॉन में टाइम, सॉरी वर्क डन अपॉन में टाइम। भाई वर्क डन किया गया कार्य बटा में समय। ठीक, चलिए तो ये कितना होगा? ये होगा mgh अपॉन में t। नाउ m की वैल्यू अब कितनी है? 15 है ना। जब वो h हाइट पे पहुंच गया है तो अब कितनी है? 15। और जब वो व्यक्ति खुद चल के जा रहा तो 60 किलो उसका भी जुड़ रहा था, है ना। उसको जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी, खुद को भी तो ले जाने में खर्च करेगा ना। लेकिन वहां जब पहुंच चुका है तब देखिए 15 हो गया mgh, मतलब 15 हो गया m, g की वैल्यू होगी 10, h हाइट कितना है? 10। टाइम कितना है भैया? तो टाइम है 30 मिनट, और 60 से गुणा कर दूं तो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 30 इंटू 60 सेकेंड्स। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, है ना। ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये सिंपली 15 बटा में 18, ये हो गया पी फाइनल। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, मेरे को निकालना था दक्षता, तो ईटा, है ना, इज इक्वल्स टू पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। क्या काम करना है भैया? तो पी फाइनल का मतलब कितना है? ये है 15 बटा में 18, और ये कितना है भैया? तो ये है 75 बटा में 18। ये देखिए 75 बटा में 18, क्या होगा? 18 से 18 तो कैंसिल हो गया। अच्छा, कुछ और भी मिस कर रहे हैं, कुछ और भी मिस कर रहे हैं। इंटू 100% भी तो लिखना पड़ेगा ना भाई। चलो, तो ये हो गया अभी 15 बटा में 18 अपॉन 75 बटा में 18 इंटू 100%। ठीक है, अब क्या बोलेंगे आप? तो भैया अब हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बोलेंगे। क्या हो जाएगा? 18 से 18 खत्म, 15 से अगर इसको काटें तो 15 बटा में 75 इंटू 100%, है ना, यही मिलेगा ना। अब 15 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा? 15 पचे 75, 1/5 इंटू 100%, 1 बटा में 5। इसका मतलब क्या होगा भाई? 1 बटा में 5, इसका मतलब कितना होगा? तो ये होगा 0.2 इंटू 100%। मतलब ये कितना हो गया? तो ये अल्टीमेटली मेरे को 0.2 में अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको कितना मिल जाएगा भाई? 20%। ये फाइनली क्या मिल गया मेरे को? 20%। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ख करेक्ट।
कितना 20%, ठीक है ना। ये चलेगा ना, 0.2 में 100 का गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली वो 200, 200 में एक डिजिट के बाद डेसिमल के बाद एक राइट साइड से जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 20%। ख इज द करेक्ट, है ना। कौन सा भैया, ख, ठीक है, ये ख ही है, ख बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। 29वें क्वेश्चन पे क्या कहना है भाई, तो यहां पर कुछ बातें की जा रही है और ये फिर अच्छी बात की जा रही है। क्या, तो कहना कोई पिंड जो विरामावस्था में है, जो रुका हुआ है, अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है ना। अचर त्वरण मतलब कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, ये कह रहे हैं, ठीक है। पहले तो एक बात ये है कि u की वैल्यू है भैया 0 और एक्सीलरेशन है इसका कैसा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन है इसका नियत, ये कह रहे हैं, ठीक है। इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति, t पर दी गई शक्ति किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब t और, ऐसा कह रहा हूं मैं, समय और शक्ति के बीच में मेरे को चाहिए क्या, इन दोनों के बीच में चाहिए रिलेशनशिप की। क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हम थोड़ी बहुत मेहनत करके इसके आंसर्स को प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले तो लिखता हूं भैया क्या, तो मैं कहता हूं कि पावर शक्ति इज इक्वल्स टू, है ना, ये क्या होता है भाई, वर्क डन अपॉन होता है टाइम। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में और आती है कि भैया ये समय और पावर तो पता है, लेकिन ये कार्य के बारे में मुझे नहीं पता। तो क्यों ना मैं इसका ये फॉर्म यूज करूं कि P इक्वल्स टू एफ वी, ये भी तो होता है ना, क्या भाई, ये भी तो हमने पढ़ा है ना, क्या, शक्ति बराबर बल गुणे वेग, अभी बहुत देर से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्या है ये अल्टीमेटली, तो अगर एक स्टेप पीछे चले तो मैं दोबारा भी करा सकता हूं। देखिए P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, थोड़ा तेजी में करेंगे इसको, है ना। वर्क डन का अल्टीमेट मतलब क्या हो गया भैया, तो वर्क डन का मतलब हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी, मतलब एफ वी, ये मुझे मिल गया। लेकिन मेरे को तो कहा गया है क्या भाई, तो मुझे एफ टाइम चाहिए, बिना टाइम के तो मैं यहां पे काम कर नहीं सकता। तो टाइम को ले आने के लिए मुझे करना पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। क्या मेहनत कर ले भाई, तो अब इसके लिए मुझे एफ को कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। तो चलिए एफ को ले आता हूं, तो मुझे पता है चूंकि एफ इज इक्वल्स टू होता है भैया एम ए। अब बात ए की भी है, ए एक्सीलरेशन के टर्म में चाहिए, तो ए इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, एफ अपॉन एम। ए इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, एफ अपॉन एम। अब एक और काम करता हूं, चलिए देखिए, अब एक्सीलरेशन जो है ये तो कांस्टेंट है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन टाइम के बीच में मेरे को एक्सीलरेशन और ये देखिए एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में तो मेरे को कोई रिलेशनशिप दिया नहीं, और जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैं इस वेलोसिटी की कैसे बात करूंगा। तो मैं कोई ऐसी समीकरण देखूं जहां पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी टाइम तीनों आए। कहां पे आएगा भाई, एक्सीलरेशन भी, वेलोसिटी भी, टाइम भी, कहां आएगा, तो मुझे पता है गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है भाई, वो कहता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मेरे को लग रहा है कुछ कुछ चीजें मिलेगी। u की वैल्यू 0 कहा था, तो v इक्वल्स टू क्या मिल गया मेरे को, ए टी। v इक्वल्स टू क्या मिल गया भैया, ए टी। अब यहां से सिंपली एक काम कर सकता हूं मैं यहां पर v इज इक्वल्स टू ए की जगह पे मुझे पता है f अपॉन m होता है, तो रख देता हूं f अपॉन m टाइम्स ऑफ t। क्या है, क्या, f अपॉन m टाइम्स ऑफ t। अच्छा, अब f की वैल्यू मुझे यहां पर मिल चुकी है, सॉरी v की वैल्यू मुझे यहां पर मिल चुकी है। क्यों ना मैं यहां पे चलूं, इसको देखिए यहां पे पुटअप करता हूं। देखिए p इक्वल्स टू f तो पहले से ही रखा हुआ है, यहां पर v की जगह पर रख दीजिए कौन, f अपॉन m इंटू टी। क्या मिल जाएगा आपको, p इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर अपॉन m इंटू टी। अब चलते जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे कोई पिंड विरामावस्था में है, अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, मतलब एक एक्सीलरेशन बिल्कुल इसकी कैसी है, कांस्टेंट है, तब वो एक विमीय गति करता है। तो एक बात बताइए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स भी तो इस पे कांस्टेंट ही होगी ना, और इस पे लगने वाला जो मास होगा ये भी कैसे होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो मैं इस रिलेशनशिप में क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि चूंकि F और M ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों नियत हैं,
ये दोनों कैसे कांस्टेंट है, नियत है। क्यों भैया? क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स अगर वो एकविमीय गति है ना, बिल्कुल एकविमीय गति में काम कर रहा है अचर त्वरण से, तो भैया मुझे पता है ना एसिलरेशन, अगर ये एसिलरेशन कैसा कांस्टेंट, मास तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता ही, द्रव्यमान तो बदलता नहीं है ना भैया एक केस में, तो द्रव्यमान कांस्टेंट, एसिलरेशन कांस्टेंट, तो ये फोर्स भी कांस्टेंट। अगर मुझे इन दोनों के रिलेशनशिप पता लग गए तो मैं अब यहां से लिख सकता हूं क्या, तो साफ सुथरा आंसर सीधे क्या, ये मुझे क्या दिख रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो है हमारा पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल ख, आपका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमारे फर्स्ट हाफ में मतलब फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में भी हमें ऐसे देखने को मिले थे क्वेश्चन। आपको सिंपली वो वैल्यूज निकालनी होती है, कौन सी वैल्यूज, जहां पर आप पता कर पाओ किसको, कि भैया ये जो गिवन कंडीशंस है उसमें जिनको ये कांस्टेंट कह रहा है वो कांस्टेंट्स को आप लीजिए, उसी कांस्टेंट्स के साथ में आप इनको रिलेट कीजिए, क्योंकि कांस्टेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको रिलेट नहीं कर सकता। ठीक है भैया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे, और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचते हैं। ये कह रहे हैं एक पिंड अचर शक्ति स्रोत से प्रभावित है तथा एक ही दिशा में गतिमान है, इसका t समय में विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। तो इसमें निकालना मुझे विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो सीधी बात है भैया, मेरे को फिर से क्या करना है, विस्थापन, है ना। मुझे क्या क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए मेरे फॉर्म में, टाइम चाहिए मेरे फॉर्म में, और कौन चाहिए भैया, तो एक शक्ति चाहिए, मतलब पावर, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। इन सबके कॉम्बिनेशन से मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप ले आनी है। तो क्यों ना सबसे पहले पावर के पास चला जाए, यही देगा भैया मेरे को बाकी के इंफॉर्मेशन कि अगला पॉइंट क्या करना है मुझे। तो मैं चलता हूं सबसे पहले किसके पास, पावर के पास। तो मुझे पता है पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, ये होता है ना रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा पावर इंटू टाइम। अच्छा, पावर इंटू टाइम अगर इसको लिखेंगे, मैं इसको समीकरण 1 कह लेता हूं, तो मैं तो कहता हूं कि भैया वर्क डन इक्वल्स टू, तो मैंने और भी कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, तो वर्क डन इक्वल्स टू मैंने पढ़ा हाफ mv स्क्वायर भी, काइनेटिक एनर्जी भी, इसको भी हम कहते हैं भैया। क्यों वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि मुझे विस्थापन तक पहुंचना है, तो मुझे यह फॉर्म चाहिए पड़ेगा। अच्छा, तो समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 1 एंड 2 से तो साफ सुथरा मुझे यहां पर कुछ बातें दिख गई कि भैया क्या करना है, इन दोनों समीकरण से अगर आप रिलेट करते तो 1/2 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू pt। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, तो mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ pt। मैं तो कहता हूं कि और एक स्टेप अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2pt अपॉन में m, या v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2pt अपॉन में m, चलेगा। अब मुझे क्या चाहिए था, विस्थापन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप चाहिए था। तो यहां तो वेग दिख रहा है और इधर टाइम दिख रहा है, तो भैया वेग से विस्थापन तक पहुंच सकते हैं क्या, हाँ पहुंच सकते हैं। देखिए चूंकि मुझे एक बात पता है कि dx अपॉन dt जो होता है इसी को कहते हैं हम क्या, वेग। विस्थापन बटा में समय, विस्थापन परिवर्तन के दर को कहते हैं वेग। तो dx अपॉन dt क्या हो गया भैया, ये हो गया वेग v। अच्छा, तो यहां पर रख दो dx अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2pt अपॉन m। तिर्यक गुणा कर दो, तो कर लीजिए dx इज इक्वल्स टू, क्यों करना तिर्यक गुणा, क्योंकि मुझे विस्थापन चाहिए, dx मिल गया विस्थापन। इसको इधर भेजते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू t की पावर 1/2 लिख लो तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, इंटू ये जाकर के हो गया dt। आइए देखिए 2p अपॉन m अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन m इंटू t की पावर 1/2 मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ t था। अंडर रूट ऑफ t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो इसको अलग से लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये मुझे इधर से आता हुआ दिख रहा है एक dt, इसलिए। तो भैया यहां पर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा दोनों तरफ, समाकलन करने पर। क्यों भैया समाकलन करना है, क्योंकि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, मुझे टोटल चाहिए, तो समाकलन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन में m, अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन में m t रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ dt। अब इसके इंटीग्रेशन की बारी, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, तो dx का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x, चलेगा। यहां पे अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन में m हो गया भैया बाहर, क्योंकि इसमें t का कोई फैक्टर नहीं है, t यहां पे है तो ये है t, बाकी इसमें t नहीं है तो ये आ जाएगा किधर, बाहर आ गया, है ना, कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया। अंदर क्या बचा है, तो t की पावर बची है 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ dt। और ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n दिया होता है तो क्या कहते हैं, x टू द पावर n प्लस कंप्लीट फॉर्म भैया dx, तो क्या कहते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड कर दीजिए। आइए चलिए करता हूं मैं, x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन में m, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, यही आएगा ना। फॉर्म तो यही कहता है भैया पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड कर दीजिए, तो भैया पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड किया तो x इज इक्वल्स टू मुझे मिल गया 2p अपॉन में m, ये कितना मिला है भैया, तो t की पावर 3 अपॉन 2, t की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 3 अपॉन 2, ये कैसे कह दिया, तो एक बात सोचो ना, 1 और आधा डेढ़, डेढ़ मतलब क्या 3 का आधा, जोड़ भी लो भैया, 2 और 1 3, 3/2। अब भैया 11th क्लास में आकर के ऐसी ऐसी बातें तो नहीं कर सकते आप, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी क्या कहता हूं कि यहां पर देखिए, चूंकि अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन में m, ये कैसा होगा भैया, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ये स्थिरांक होगा, ठीक है। क्यों स्थिरांक होगा भैया, क्योंकि इन्होंने कहा है अचर शक्ति, मतलब p कैसा रखना है आपको, कांस्टेंट, तो p रख दिया कांस्टेंट। मास तो होता ही कांस्टेंट है, द्रव्यमान एक केस में जहां पे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके पूरे केस में द्रव्यमान में कोई तो अलग होता नहीं, द्रव्यमान से में p हो गया सेम, तो ये क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा 3/2 जो नीचे आ रही है तो कांस्टेंट ही है ना भाई, 3/2 तो संख्यात्मक मान है, ये तो संख्यात्मक मान है, तो ये तो कांस्टेंट होगा ही होगा। तो फाइनली मुझे क्या देखने को मिल गया कि x जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, t की पावर 3/2 के। x किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, t की पावर 3/2। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन में है। ऑप्शन में कौन सा भैया, तो ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, t टू द पावर 3/2। चलेगा क्या भाई, आया कुछ बात समझ में, आसान सा है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये वो क्वेश्चंस है जो आपको फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं होते, है ना। आपको इस पैटर्न को एक बार दोहराना होता है, एक बार पैटर्न आप दोहरा लीजिए। हमने अल्टीमेटली सभी पैटर्न कवर करने की कोशिश करी है, ताकि पैटर्न अगर आपने दोहरा लिया तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनेगा, बड़े आसानी से बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ग इज द करेक्ट वन, क्रॉस वेरीफाई बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहां कह रहे हैं एक पिंड t सेकेंड में अपना वेग 0 से v कर लेता है, तो उसकी औसत शक्ति कितनी होगी। एक पिंड है जो कि t सेकेंड में अपना वेग क्या कर रहा है भाई, 0 से v कर लेता है, तो उसकी औसत शक्ति कितनी हो जाएगी। तो उसकी औसत शक्ति मुझे निकालनी है, ठीक है ना। औसत शक्ति मतलब p एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। तो p एवरेज क्या होगा भाई, तो p एवरेज के लिए हम क्या काम करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा टोटल वर्क डन अपॉन में क्या होता है, ये टाइम, और ये वर्क डन क्या होती है भाई, तो ये वर्क डन होती है हमारी, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमने क्या पढ़ा था कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को ही हम कार्य कहते हैं, और यहां पर कह भी रहे ना कि प्रारंभ में 0 है और अंत में भी हो गया, तो कैसे निकालेंगे भैया कार्य, अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन में टी टाइम जो गिवन है। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ना हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mu² अपॉन में टी। अब मैं अगली लाइन में कहता हूं कि ये जो है कौन सा भाई, चूंकि u की वैल्यू है ना, चूंकि u की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो u 0 कर दीजिए, क्या मिल गया 1/2 mv² अपॉन में टी। या यूं कहूं तो p एवरेज पावर जो औसत मिला वो क्या मिल गया भाई, तो mv² अपॉन 2t। कितना हो गया mv² अपॉन 2t। दिख रहा है क्या, ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ख इज द करेक्ट वन। ख जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, है ना। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, बिल्कुल सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं, 32 कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है ना। कौन सा कथन जो है इसमें से सही नहीं है। गतिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है। क्या काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है? मुझे तो लगता है कि यही सही ऑप्शन है भाई, नहीं हो सकती ऐसा। चलिए चेक करते हैं। स्थितिज ऊर्जा शून्य बिल्कुल हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। शक्ति, ऊर्जा और कार्य सभी अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश है, ऊर्जा भी और ये भी। गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। भाई ये बाकी सब तो सही लग रहा है, कहीं गड़बड़ लग रहा। देखिए स्थितिज ऊर्जा भाई अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों ही देखने को मिलता है। जीरो कब, जैसे मान लीजिए मैं एक वस्तु को पृथ्वी के धरातल पे रखूं तो उस समय गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है। अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग को खींचते हैं, मतलब उसको स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें धनात्मक स्थितिज ऊर्जा, और जब उसको कंप्रेस करते हैं तब क्या, तो ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा ही तो काउंट करते हैं उसको। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, चलेगा। अच्छा, शक्ति, ऊर्जा एवं कार्य सभी अदिश राशि। हाँ, शक्ति भी, ऊर्जा भी और कार्य भी सभी अदिश राशि है, किसी में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है भाई। ऊर्जा और कार्य तो ये दोनों होती ही एक ही है, मतलब कार्य ही ऊर्जा अल्टीमेटली, और कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। मतलब कार्य भी अदिश और समय भी अदिश, तो ये भी अदिश होगा। गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। हाँ, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है ना। यांत्रिक ऊर्जा हमेशा कंजर्व रहती है, और यांत्रिक ऊर्जा किससे बनती है, तो यही तो बनती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। तो मतलब क जो है यही सही आंसर है। आइए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहां कह रहे हैं यदि समान द्रव्यमान के प्रत्यास्थ गोले ए तथा बी के वेग v1 तथा v2 हो तो उनकी सीधी टक्कर के पश्चात उनके वेग क्रमशः हो जाएंगे। देखिए एक है ये m1, अच्छा m1 m2 की तो बात ही नहीं करनी, ये दोनों मासेस सेम है, ये भी m मास का और ये भी m मास का। एक ऑब्जेक्ट है a और एक ऑब्जेक्ट है b, ये दोनों क्या कह रहे भैया, सीधे से आके टकरा रहे। तो हमने बहुत अच्छे से इसको डेराइव करके देखा था, किसको भी, कि अगर दो समान द्रव्यमान आमने सामने से आकर के प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, कैसे टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, तो टक्कर में, प्रत्यास्थ टक्कर में इसका जो वेग होगा, मान लीजिए इसका वेग v1 है, इसका v2, तो इसका वेग इसको चला जाएगा और इसका वेग इसको चला जाएगा। वेग इंटरचेंज हो जाते हैं कब, जब द्रव्यमान समान हो और ये प्रत्यास्थ हो, है ना। ये स्टेटमेंट हमको बहुत अच्छे से ध्यान में होगा, क्या भाई, कि समान द्रव्यमान के प्रत्यास्थ संघट्य के पश्चात वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, वेलोसिटी एक दूसरे को दे दी जाती है। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, v2, और इसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, v1 के बराबर होगी। मतलब ग इज द करेक्ट वन। क्या कह रहा हूं, वेग एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है, वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी कब, जब मास सेम हो और ये प्रत्यास्थ संघट्य हो। ठीक है, आइए चलिए आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल ग इज द करेक्ट वन, ग बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, और ये कह रहे हैं एक गेंद है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराई जाती है और गेंद का फर्श से संघट्य पूर्णतः प्रत्यास्थ है, कंप्लीटली, है ना। ये जो संघट्य हो रहा है ये कैसा हो रहा है भाई, परफेक्टली इलास्टिक हो रही है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। तो कंप्लीटली इलास्टिक में, पूर्ण प्रत्यास्थ में हमने क्या कंडीशंस पढ़ी थी भाई, कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। पूर्ण प्रत्यास्थ में काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, जैसे अभी पीछे हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। मतलब इसके गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी, संवेग तो संरक्षित रहता ही है और गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी। तो चलिए ऑप्शन क्या मिलता है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से इसको गिराया गया धरातल पे, तो ये गेंद आने के बाद वापस कितना उछलेगी, तो ये सेम 8 सेंटीमीटर ही उछलेगी, है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा का हानि नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं, 8 सेंटीमीटर ही जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाती तो वो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्य नहीं होती, है ना, कंप्लीट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन नहीं कहलाती वो। अच्छा आगे बढ़ते हो 35 पे, पूर्णतः प्रत्यास्थ मतलब फिर से परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए इनमें से कौन सा सही, देखिए तो मेरे हिसाब से ये अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है तो होता है भैया क्या, E = 1,
है ना। हमने 3-4 केसेस पढ़े थे, E इक्वल्स टू 1, E इक्वल्स टू 0। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल्स टू 0। और अगर अप्रत्यास्थ होता है तो क्या होता है भाई, E इज इक्वल्स टू 0, सॉरी E इक्वल्स टू 1 पढ़ा था किसके लिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ। और E इक्वल्स टू 0 किसके लिए आता है भाई, वो आता है हमारे अप्रत्यास्थ संघट्य के लिए। ठीक है, तो E इक्वल्स टू 1 किसके लिए आ गया, पूर्णतः प्रत्यास्थ, मतलब कंप्लीट इलास्टिक है। ठीक है, और अप्रत्यास्थ होगा परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, तो क्या होगा भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E इक्वल्स टू 0। यही बोल रहा था मैं, E इक्वल्स टू 0 किसके लिए भी, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। और E इक्वल्स टू 1 किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। एक टेबल बना करके हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहां कह रहे हैं एक पिंड का द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग v है। ठीक है, यह एक दूसरे पिंड से जो कि स्थिर है और जिसका द्रव्यमान कैपिटल M और सम्मुख टक्कर करता है। यदि टक्कर के पश्चात स्मॉल m यानी पहले वाला पिंड स्थिर हो जाए तथा जो हैवी मतलब m जो दूसरा द्रव्यमान है वो वाला पिंड जो स्थिर था वह वेग ले ले तो क्या होगा। तो भैया ये देखिए, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि एक पिंड ये है, ये कौन है भैया, तो ये हमारा स्मॉल m, और एक पिंड और है, ये कौन है भैया, तो ये जो दूसरा वाला जो पिंड दिख रहा है इसको हमने कहा कि भैया ये कैपिटल है। अगर इन दोनों का फ्रंट ऑन कॉलिजन हो रहा है, ये यहां से और यहां से दोनों आकर के टकरा गए, और पहले देखिए प्रारंभिक वेग इसका क्या था भाई, इनिशियली ये v था, है ना, और दूसरा किसमें था भाई, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था, मतलब ये रुका हुआ था, विराम में था। लेकिन कोलिजन के बाद क्या भाई, तो मैं कहता हूं आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टकराने के बाद, संघट्ट के पश्चात क्या हो रहा है, तो ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा पहला वाला द्रव्यमान था, ये पहला वाला द्रव्यमान, और यहां पे हमारा कौन सा था भैया, ये था हमारा दूसरा वाला द्रव्यमान। हमने दोनों में क्या पाया कि भाई इन्होंने एक दूसरे की वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली है। देखिए ये है मेरा स्मॉल m और ये है मेरा कैपिटल M। अब क्या कह रहे भैया कि जब टकराने के बाद, संघट्ट के पश्चात, क्या कह रहे, m द्रव्यमान वाला पिंड स्थिर हो गया, मतलब ये स्मॉल m वाले की वेलोसिटी अब कितनी हो गई, 0, और जो कैपिटल M वाला है जो स्थिर था वो पहले पिंड का वेग ले ले, मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी वो आ गई इसके पास। अभी तो आपको सिखा है इसकी वेलोसिटी इसके पास और इसकी वेलोसिटी इसके पास जब आएगी, एक दूसरे की वेलोसिटी से इंटरचेंज हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि द्रव्यमान समान होगा। द्रव्यमान कैसा होगा, समान होगा, मतलब मैं कह सकता हूं कैपिटल M जो होगा वो स्मॉल m के बराबर, यानी इन दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही यही थी, क्या, समान द्रव्यमान के दो पिंड अगर प्रत्यास्थ संघट्य करते हैं, मतलब हेड ऑन कॉलिजन करते हैं, तो इस समय इन दोनों का वेग एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाता है। तो भैया ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख रहा है ग इज द करेक्ट वन, ग बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पे। एंड देखिए ना, मैंने कहा था ना कि ये हर एक कॉन्सेप्ट को भैया टच करता हुआ आएगा, और देखिए लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया है, और हर एक कॉन्सेप्ट्स को हम टच करते हुए आ रहे हैं। हमने 4 एक केसेस इसमें बनाए थे, उन चारों केसेस पे देखिएगा क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। m द्रव्यमान की गतिशील पिंड, स्मॉल m द्रव्यमान की गतिशील पिंड कैपिटल M द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टकरा जाता है। यदि टक्कर के बाद m द्रव्यमान वाले पिंड का वेग प्रारंभिक वेग का 1/3 हो तो, है ना, 1/3 हो जाए, तो m और m का मान कितना है ना। ये कह रहे हैं कि भैया कितना हो जाए, मैं ये कह रहे हैं m द्रव्यमान का गतिशील पिंड, ये है एक, है ना, ये कितना भैया इसका मास, तो इसका मास है m, और एक और है, ठीक है, ये है एक और, ये कितना है भैया, तो मैं पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सेम मास है क्या नहीं है, हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे। तो कह रहे हैं m और m, और ऑब्वियसली बात है दोनों मासेस अलग है, ठीक। तो स्थिर पिंड से ये जो है इनिशियली कैसा भी है, इनिशियली ये रेस्ट पे है, मतलब इसका u जो है ये 0 है,
ये 0 रुका हुआ है, और ये जो है ये v वेग से गति कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट्य हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में जो संघट्य हो रहा है वो प्रत्यास्थ हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होने वाली है। यदि टक्कर के बाद m द्रव्यमान वाले पिंड का प्रारंभिक वेग 1/3 हो जाए, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है संघट्य के पश्चात, संघट्य के पश्चात इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v/3, मतलब जो वेलोसिटी थी उसके 1/3 हो जाए, तो कह रहे m/m कितना होगा, मतलब स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये कितना होगा। तो भैया ये नॉर्मल सी बात है, ये कैसे होंगे, एक दूसरे के हाफ, है ना, 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 में। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद, है ना, कंप्लीटली जो है अप्रत्यास्थ है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होना चाहिए भैया, मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। एक बात समझिए, प्रत्यास्थ होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का वहां पर लॉस नहीं होगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा तो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, और उसी तरीके से पूर्णतः अप्रत्यास्थ होगा तो भैया क्या होगा, हम चाहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाए, और अगर कुछ हद तक काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है तो अप्रत्यास्थ कहते हैं, और पूर्ण अप्रत्यास्थ मतलब पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में लॉस। तो देखिए, वस्तुएं विपरीत दिशा में चलने लग जाए, या वस्तुएं आपस में सट जाए, वस्तुएं स्थिर हो जाए, या कोई नहीं, तो मैं तो कहता हूं कि भैया दोनों वस्तुएं क्या हो जाए, चिपक जाए। पूर्ण अप्रत्यास्थ का मतलब तो ये हुआ ना, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है, उसमें हमने गोली फायर करी तो बुलेट जाकर के उस गुटके में क्या हो जाए भाई, चिपक जाए। तो मतलब कंप्लीटली उसके जो गोली होगी, बुलेट होगी, उसकी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया ना, उसकी गतिज ऊर्जा खत्म ही हो गई ना, उसमें जाकर के धस के। लकड़ी के टुकड़े में आपने गोली मारा तो वो गोली जाकर के उसमें धस जाएगी, धस गई मतलब उसकी कुल गतिज ऊर्जा में लॉस हो गई। और लकड़ी का गुटका तो चलने वाला नहीं है भाई, गोली मारने से वो लकड़ी का गुटका चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो मतलब क्या होगी, वस्तुएं आपस में अगर सट जाती है तो इनको कहते हैं हम पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। चलिए, अप्रत्यास्थ है ना, कंप्लीट इन इलास्टिक, ठीक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगला, एक ट्रक तथा एक कार की गतिज ऊर्जा समान है ना, काइनेटिक एनर्जी दोनों की समान है। ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना हो तो ट्रक तथा कार के संवेग का अनुपात कितना होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया गतिज ऊर्जा समान है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो दोनों की है वो समान है। ट्रक का भार, ठीक है, ट्रक का भार m क्या कह लूं भाई, तो इसको ट्रक कह लेता हूं, ठीक है। ये कार के भार के 16 गुना है, मतलब ये 16 टाइम्स ऑफ कार किसका भैया, तो कार का जो मास होगा उसके 16 गुना होगा। तो संवेग का अनुपात पूछा है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मुझे पता है ये होता है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, मुझे पता है क्या भाई, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv²। क्यों ना मैं इसमें मास का गुणा ऊपर नीचे कर दूं, तो क्या बन जाता भैया, 1/2 ऑफ m² v² अपॉन में m, है ना, मास का गुणा ऊपर नीचे किया तो m² v² अपॉन m, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करें, तिर्यक गुणा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं सिर्फ और सिर्फ E लिख लूं, E के कर लेता हूं, चलो ठीक, दो टर्म ना लगे, नहीं तो वो मल्टीप्लाई करते समय आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए कर रहा हूं। अब इसके बाद देखिए, mv का स्क्वायर लिख लूं क्या, m² v² है, तो ये कितना हो जाएगा 2me²। अब अगर मैं लिखता हूं mv क्या होता है भैया, तो चूंकि मेरे को पता है p इक्वल्स टू होता है भैया mv, संवेग होता है mv, तो ये हो गया p² इज इक्वल्स टू 2me²। हो गई बात खत्म। p इक्वल्स टू कितना मिल गया भाई, तो √2me²। e के मतलब क्या, एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक। अच्छा, अब कह रहे हैं मास का रिलेशनशिप गिवन है कितना, mt और mc के बीच में मुझे रिलेशनशिप गिवन है, तो मुझे संवेग के बीच में बात करना चाह रहे हैं। तो ठीक है भैया, एक काम करता हूं मैं, अगर मैं लिखता हूं pt किसकी, ट्रक की, तो ये कितना मिलेगा भाई, तो ये ट्वाइस ऑफ है ना, ट्वाइस ऑफ mt e की, ठीक है। और इसके स्क्वायरिंग को इधर ही भेज दीजिए, देखिए ना, p² लिख देता हूं, क्या दिक्कत है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ट्रक कितना है भैया, तो 16 इंटू mc, तो इसको लिख देता हूं 16 इंटू mc इंटू e के,
ठीक है, ये मिल गया मेरे को पी टी स्क्वायर, कितना 32 mce मास ऑफ कार इनटू जो है मेरी क्या भाई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर काइनेटिक अगर संवेग है ना, अगर संवेग निकालते हो किसका, कार का, तो पी स्क्वायर सी कार का संवेग, तो कितना लिखूंगा भाई 2 इंटू mce के, यही होगा ना। अब एक काम करते हैं, अनुपात चाहिए मेरे को किसका, ट्रक और कार का, तो मतलब पी स्क्वायर टी अपॉन पी स्क्वायर सी, फिर अंडर रूट हम लगा लेंगे। चलिए अभी क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है 32 mce के अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ mce के, क्या कर दूं, तो भैया यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बोला था सेम है, तो तब काट देता हूं। ये मास ऑफ कार से मास ऑफ कार कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचेगा भैया, तो ये 2 से 16 बार में चला गया, यानी पी टी अपॉन में पी सी की अगर मैं बात करता हूं तो यह अंडर रूट ऑफ 16 लिखना पड़ेगा मेरे को, स्क्वायरिंग हट जाएगी, उधर अंडर रूट चला गया, मतलब पी टी यानी मोमेंटम ऑफ ट्रक रेशियो मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल्स टू 4:1, कितना 4:1। ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। ठीक है, 40वें का क्या मिल गया भैया, 40वें का मूल्य गया मुझे घ। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक की बात समझ में भी आया होगा भाई। बहुत सारा मेहनत नहीं होता है, बस आपको क्या करना होता है, थोड़े बहुत फॉर्म्स को याद रखने होते हैं और सॉल्व करते चले जाइए, मिल जाता है आंसर। आइए बढ़ता हूं मैं 41 क्वेश्चन पे। पूर्णतः अप्रत्याश संघट्य में क्या होता है, तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, नहीं अप्रत्याश है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, गतिज ऊर्जा में लॉस होना है भाई। संवेग तो संरक्षित रहता ही है, संवेग सब में संरक्षित है, चाहे वो प्रत्यास्थ हो या फिर वो अप्रत्यास्थ हो। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों असंरक्षित रहती नहीं, संवेग हमेशा संरक्षित रहता ही है, संवेग संरक्षित या गतिज ऊर्जा असंरक्षित। संवेग संरक्षित है, गतिज ऊर्जा असंरक्षित है। अच्छा, संवेग नहीं, संवेग असंरक्षित हो ही नहीं सकता, ग सही है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा में लॉस होता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ है मतलब गतिज ऊर्जा पूरी तरीके से लॉस करा देनी है मेरे को, तो अल्टीमेटली जैसे अभी बात कहते हैं ना, लकड़ी के गुटके में बुलेट को जाकर के फंसना था, तो बुलेट जाकर के उसमें धंस गई, मतलब बुलेट की गतिज ऊर्जा पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई, लेकिन उसका मोमेंटम नहीं गया, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब ग इज द करेक्ट वन, ग बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 कह रहा है कार्य संपादित तब नहीं होगा यदि बल और विस्थापन समांतर हो, लंबवत हो, विपरीत दिशा में हो, इनमें से कोई नहीं। तो भैया एक बात समझिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, बल और विस्थापन के बीच में रिलेशनशिप आपको पता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, बल इनटू विस्थापन। और अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे मिलता है एफ एस कॉस थीटा। अब कुल मिलाकर के एफ और एस के बीच के रिलेशनशिप की बात करनी है, तो मुझे 2-4 बातें समझ में आती है। अगर मैंने इधर ही फोर्स लगाया और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है भैया 1। मतलब इस समय पे मैं कहूं तो इस समय तो अधिकतम कार्य होता है, कितना होता है भैया, मैक्सिमम कार्य होता है इस समय, जब दोनों एक ही दिशा में हो। यानी पहला ये तो काट ही दीजिए, क्या समांतर, ये तो भैया नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अगले की बात करता हूं, जब ये इधर की दिशा में चल रहा हो, कौन भैया, फोर्स इधर लगा रहे हैं, और विस्थापन आपको पता लग रहा है कि उल्टी डायरेक्शन में दिख रही है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिधर फोर्स लगाता है विस्थापन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही दिखती है ना। इसके केस में करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है भैया, यहां पर cos 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है -1। देखिए ना, एक इधर जा रहा है और एक इधर, मतलब पूरा 180 डिग्री है ना। अगर यहाँ पे दोनों फोर्सेस के लिए इसकी बनाए तो फोर्स भी इधर ही है, लाइन ऑफ एक्शन, तो एस भी इधर ही। यहाँ पर एक्शन बनाइए तो फोर्स इधर दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपको जस्ट अपोजिट दिख रहा है 180 डिग्री पे, -1। मतलब इसके केस में क्या होगा भैया, तो ये हो गया मेरा ऋणात्मक कार्य। अच्छा, अधिकतम कार्य हो रहा मतलब यही धनात्मक होगा, मतलब ये पॉजिटिव वर्क डन है ऊपर वाला। और अगर मैं कहता हूं फोर्स इधर और किसी ने कह दिया भैया डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री, तो cos 90 है 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, मतलब वर्क डन इसके केस में कैसा हो जाएगा, 0। कितना भैया, 0, कोई काम नहीं होगा।
मतलब बल कार्य तब संपादित नहीं होता, कार्य तब नहीं होता कब, जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। विपरीत में तो मेरे को देखने को मिला नेगेटिव होता है, यानी ख इज द करेक्ट वन, ख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, 43rd क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे प्रत्यास्थ टक्कर में जब इलास्टिक कोलिजन होता है तब, संवेग की मैंने बात पहले भी कर रखी है, संवेग हमेशा इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो हमेशा संरक्षित रहता है। खेल काइनेटिक एनर्जी का है, किसका, गतिज ऊर्जा का पूरा गेम चल रहा है, तो केवल संवेग संरक्षित रहता है, केवल ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग तथा ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, कुछ भी संरक्षित, भैया दोनों संरक्षित रहती है। मोमेंटम तो कौन कंजर्व था ही, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, इसलिए प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं। तो मतलब क्या हो गया भाई, ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं। ठीक है, क्या होगा, ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं 44th में। भाई ये प्रत्यास्थ टक्कर है ना, संरक्षित, प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहेगा, ग सही है, ग करेक्ट वन, ग बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूं 44th, दो ब्लॉक M1 और M2 जिनके द्रव्यमान बराबर हैं, क्षैतिज एक घर्षण विहीन सतह पे, ये दोनों द्रव्यमान है और इनमें कोई घर्षण नहीं, फ्रिक्शनलेस सतह पर है। ठीक है, चलने के लिए स्वतंत्र है। M2 के साथ एक द्रव्यमान विहीन स्प्रिंग जुड़ा है। ये M2 में क्या लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, एक एक यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे चित्र में दर्शाया गया, प्रारंभ में M2 विराम में, पहले ये रुका हुआ है, ठीक है, और M1 M2 की ओर V1 वेग से चल, और ये V1 वेलोसिटी से चल रहा है इसकी तरफ, जिससे सम्मुख संघट्य होता है। मतलब क्या होता है भाई, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। ठीक है, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। आगे, जब स्प्रिंग पूर्णतः संपीड़ित है तो M1 की संपूर्ण गतिज ऊर्जा है ना, M1 की संपूर्ण गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा Pe के रूप में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब स्प्रिंग में है ना, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित हो जाती है। जो इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये बिल्कुल इससे चिपका था, तो इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में तब्दील हो जाती है, पहला ये कह रहे हैं। ठीक है, जब स्प्रिंग पूर्णतः संपीड़ित होता है तो इसका निकाय का संग संरक्षित नहीं होता, यद्यपि अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग के बराबर होता है। अच्छा, यदि स्प्रिंग द्रव्यमान रहित है, स्प्रिंग द्रव्यमान रहित है तो M1 की अंतिम अवस्था विराम अवस्था है, मतलब M1 जाकर रुक जाएगा, और यदि वह पृष्ठ पर जिस पर ब्लॉक चल रहे हैं घर्षण युक्त है तो संघट्य प्रत्यास्थ नहीं हो सकता। तो भैया देखते हैं जरा, ये दो आखिरी के जो ऑप्शन है ये दोनों ही सही है। कौन कौन से भाई, यदि स्प्रिंग द्रव्यमान रहित है तो M1 की अंतिम अवस्था विराम हो जाएगी। अगर ये जो है ना, ये जो स्प्रिंग है इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है तो M1 जाकर के इसमें क्या हो जाएगा, और रुक जाएगा, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान बराबर थे। क्या थे, दोनों के द्रव्यमान बराबर थे। और यहां पर साफ सुथरा लिखा गया कि M2 एक साथ द्रव्यमान विहीन जुड़ा है, जैसा चित्र में दर्शाया गया, M2 विराम अवस्था में है। अगर ये दोनों का द्रव्यमान सेम है तो संघट्य के पश्चात वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, इसका जो वेग होगा, ठीक है, वो इसको मिल जाता है, और इसका जो वेग होगा वो इसको मिल जाता है। तो इनिशियली ये किस पे था, रेस्ट पे था, तो ये अल्टीमेटली आके इससे टकरा क्या इसमें आ जाएगी, रेस्ट में। और ये जो V होगा ये किसके फॉर्म में चेंज हो गया भैया, तो इसको चला गया, किसको, स्प्रिंग के तरफ। तो मतलब क्या समझ में आया, ये इससे टकराने के बाद M1 भी रुक जाएगा। ठीक है, यदि वो पृष्ठ जिस पर ब्लॉक चल रहे हैं अगर इसमें फ्रिक्शन हो गया तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा में जैसी कमी आती है तो मतलब वो प्रत्यास्थ संघट्य नहीं रहता है। गतिज ऊर्जा में कमी हुई तो प्रत्यास्थ संघट्य नहीं है भाई, वो अप्रत्यास्थ हो गया। तो मतलब क्या, यदि वह पृष्ठ जिस पर ब्लॉक चल रहे हैं घर्षण युक्त है तो संघट्य प्रत्यास्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 45 में। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन पारस्परिक बलों के प्रभाव से गतिमान, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और एक प्रोटॉन चल रहा है, गति के दौरान इस तंत्र की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की गणना करते समय हम एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले चुंबकीय बलों की उपेक्षा करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो इनके चलने के कारण जो आ रहा है, आपको पता है आवेश चलेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कह रहे हैं इग्नोर कर दीजिए। और ये भी पता है जो प्रत्यास्थ संघट्य होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही देखने को मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में ही ये टकराव हमको देखने को मिलता है, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों में ही। ठीक है, तो देखिए अगर हम चुंबकीय बल को उपेक्षा कर दें
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या भाई, तो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की गणना करते समय एक दूसरे के ऊपर लगने वाले बल के मैग्नेटिज्म को हम खत्म कर देते। क्यों? क्योंकि दोनों चुंबकीय बल परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत होते हैं, इसलिए जो नेट फोर्स होता है वो जनरेट नहीं होता। ठीक है, एक इधर से और एक इधर से, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली। तो भैया क्या ऐसा होता है? अगला, चुंबकीय बल इन दोनों में से किसी भी कण पर कोई कार्य नहीं करता, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इन पे काम नहीं करता। मैग्नेटिक फोर्स प्रत्येक कण पर बराबर परंतु शून्येतर और विपरीत कार्य करता है। काम तो करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अच्छा, चुंबकीय बल अनिवार्यतः नगण्य होता है। तो भैया इसका जो आंसर है वो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों ही पार्टिकल में से किसी के ऊपर वॉकडन नहीं करता, क्योंकि ये जो चल रहा होता है कैसा चलता है? वृत्तीय पथ पे चल रहा होता है। अगर टक्कर होने आएंगे भी तो ऐसे हेड ऑन कोलिजन कभी नहीं करते, है ना, ऐसे हेड ऑन कोलिजन इनके बीच में नहीं होगा। तो वॉकडन कैसा? ऐसे चल करके आएंगे। तो वॉकडन कैसा होगा इसमें भाई? वॉकडन जीरो होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जीरो होगा, यानी ख इज द करेक्ट वन। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 46। यहां कह रहे हैं एक प्रोटॉन विरामावस्था में रखा गया। अच्छा, इसके क्षेत्र में एक और जो धन आवेश युक्त कण, मतलब मान लीजिए एक प्रोटॉन रखा और उसमें एक अल्फा पार्टिकल भेज दिए। धन आवेश युक्त कण का मतलब कौन भाई? अल्फा पार्टिकल। चलिए, इसे डी दूरी पर विरामावस्था में ही विमुक्त किया जाता है। दोनों प्रयोगों पर विचार कीजिए। पहला, वह जिसमें दूसरा आवेशित कण भी प्रोटॉन होता है। एक कंडीशन तो यह कि पहला भी प्रोटॉन और दूसरा भी प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन होंगे तो मास सेम हो जाएगा भाई। अच्छा, और दूसरा वह जिसमें दूसरा धन आवेशित कण पॉजिट्रॉन है। अच्छा, वो कह ही दिए कि पॉजिट्रॉन है, चलो अल्फा नहीं मानते, पॉजिट्रॉन मानते। समान समय में दोनों गतिमान कणों पर किया गया कार्य, सेम टाइम इंटरवल पे दोनों में किया गया कार्य कितना होगा? समान होगा, क्योंकि इन दोनों प्रयोग में एक ही बल नियम लागू होता है। अच्छा, आगे पॉजिट्रॉन के प्रकरण में, है ना, कम होता है क्योंकि पॉजिट्रॉन अधिक तीव्र गति से प्रतिकर्षित होता है और उस पर बल कम हो जाता है। अगला, पॉजिट्रॉन के प्रकरण में अधिक होगा क्योंकि पॉजिट्रॉन अधिक दूरी तक प्रतिकर्षित होगा, और उतना ही होता है जितना कि आवेशित कण द्वारा स्थिर प्रोटॉन पर किया गया कार्य होता है। तो कौन सा होगा भैया? आइए चलिए देखते हैं। तो भैया देखिए, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ग, कि पॉजिट्रॉन के प्रकरण में अधिक होता है ना। ये जो होगा गतिमान कणों पर किया गया कार्य पॉजिट्रॉन पर अधिक होगा। पता है क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन जो है ज्यादा दूर तक प्रतिकर्षित होगा। अब पॉजिट्रॉन ज्यादा दूर तक अगर प्रतिकर्षित होगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हुआ ना। वर्कडन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कार्य जो होता है वो क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। अगर दूर तक प्रतिकर्षित हो रहा है मतलब विस्थापन ज्यादा होगा, विस्थापन ज्यादा मतलब कार्य ज्यादा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ग इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, है ना। ये सब थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस है। चलिए, जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ एक व्यक्ति उठकर सीधा खड़ा होता है, मतलब ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा करके वो बैठा हुआ है भैया, और अभी क्या हो रहा है भैया? तो अभी वो सीधा खड़ा हो गया ऐसा। ठीक, ठीक है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पर लगने वाला पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल, है ना, रिएक्शन फोर्स क्या है? अपरिवर्तित रहता है और परिणाम mg के बराबर होता है। अपरिवर्तित रहता है, परिमाण mg से अधिक होता है। प्रारंभ परिवर्ती परंतु परिणाम में सदैव mg से अधिक, प्रारंभ में mg से अधिक परंतु बाद में mg के बराबर हो जाता है। तो भैया ये तो ये है कि प्रारंभ में जो होता है इनिशियली mg से अधिक, लेकिन बाद में mg के बराबर हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि क्या होता है, जब वो उकड़ू बैठ करके उठ ही रहा होता है तो वो एक वर्कडन करता है ना, कार्य करता है ना, हाइट के अगेंस्ट वो चलता है ना भैया ऊपर की तरफ। तो वो शुरू में तो ज्यादा लगता है लेकिन वो होगा कितना? उसके वेट के बराबर ही होगा, मतलब अल्टीमेटली वो जाने के बाद में mg के बराबर ही रहने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिपेंडेंसी होती है इसकी। ठीक, तो चलिए इसका आंसर हो गया घ। अगले की बात करते हैं 48 की। एक बाइसिकल सवार, मतलब एक साइकिल चलाने वाला, ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर की दूरी फिसलते हुए जा सकता है। साइकिल चला रहा, स्केटिंग करते हैं ना अपन, बढ़िया साइकिल चला रहा, ब्रेक लगाया, खिसकते हुए आगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में सड़क द्वारा बाइसिकल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो गति के ठीक विपरीत दिशा में लगता है। तो साइकिल द्वारा किया गया कार्य कितना है? ठीक है, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य कितना है? तो भैया एक बात समझ में आती है, बाइसिकल ने ब्रेक लगाया, 10 मीटर की दूरी फिसलते हुए जा सकता है। ठीक है, सड़क द्वारा बाइसिकल पर लगाया गया बल, सड़क ने 200 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी भैया? इसकी 200 न्यूटन होगी, और ये ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 200 न्यूटन लगाया और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है,
तो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, साइकिल ने कितना काम किया? तो साइकिल थोड़ी कोई फोर्स लगा रहा भाई, मेरे हिसाब से साइकिल ने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो होगा आंसर वो होगा 0, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। तो कितना आएगा आंसर? 0। आगे बढ़ते हैं। एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर सकता है। निर्वात में मतलब क्या है भैया? तो मतलब उस पे है ना एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं लग रहा, वायु है ही नहीं ना, निर्वात है, और ग्रेविटी के अलोंग वो गिर रहा है। तो गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचर रहेगी, कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा या कुल रेखीय संवेग? तो मैं तो कहता हूं भैया कि इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का जो समीशन होगा वो कांस्टेंट होगा। वो भैया देखिए ऐसा कुछ इस तरीके से हमने ग्राफ देखा था कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई पिंड गिर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये रही उसकी पोटेंशियल एनर्जी और ये रही इसकी काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक पिंड यहां पे अगर रखा हुआ होगा तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी भैया 0 और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके केस में हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन जैसे ये नीचे गिर करके यहां पर आएगा तो जब आकर के टकराएगा तब इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि आकर के टकरा चुका है, ठीक है। तो मतलब क्या? लेकिन ये थ्रू आउट यहां पे देखिए कहीं पर भी आप समीशन लगाइए, कहीं पर भी ये पॉइंट और इस पॉइंट का समीशन देखिए उतना ही आएगा जितना कि इसका, उतना ही आएगा इन दोनों का, उतना ही आएगा इन दोनों का। आप कहीं पर भी समीशन निकालेंगे बिल्कुल बराबर आएगा, यानी ये थ्रू आउट ऑफ द जर्नी कैसा रहता है? कंजर्व, ठीक है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे सेशन के, एंड वो है दो पिंडों के बीच में होने वाले अप्रत्यास्थ संघट्ट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदैव संरक्षित रहती है? तो भैया अप्रत्यास्थ संघट्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज आना है। अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते ही उसको है जहां पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए, गतिज ऊर्जा में चेंज आए। तो कह रहे हैं कि कौन सी राशि संरक्षित रहती? तो काइनेटिक एनर्जी तो कम से कम नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा और रेखीय संवेग। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज हो गया तो इसके यांत्रिक ऊर्जा में भी चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज। तो भैया एक बात समझ में आती है अब क्या? अच्छा चाल की तो बात करेंगे, वेलोसिटी इंटरचेंज भी हो जाती है भाई। अल्टीमेटली कुल रेखीय संवेग ग इज द करेक्ट वन भाई। जो कौन से भी हो मतलब प्रत्यास्थ हो, पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, अप्रत्यास्थ हो, पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो, सभी में जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। कोई भी दो पिंड के बीच में टक्कर जब होगा, संघट्ट होगा, तो उसका जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का जो संवेग होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो नहीं चेंज होता। तो संवेग के लिए तो घबराना ही नहीं है, बस काइनेटिक एनर्जी का गेम है किसमें? तो प्रत्यास्थ होगा तो लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का, और अप्रत्यास्थ होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा तो बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। बस इतनी सी बात। चलिए तो भैया जो हमने टारगेट फिक्स किया था कि हम करेंगे 50 क्वेश्चंस इसके, और पूरे चैप्टर को हम एक बार समराइज कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे अल्टीमेटली। तो हमने देखा हर एक टॉपिक को हमने टच किया और पूरे ही टॉपिक अब रिकॉल हो गए। ऐसा फील आ रहा है ना कि पूरा चैप्टर अब याद हो गया कॉन्फिडेंटली, है ना? ऐसे ही बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए भी भाई मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है, हमेशा कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड डिनोमिनेशंस जो ऑफर करते हैं वो क्या है भाई? सीबीएसई हिंदी एज वेल एज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। यहां सीबीएसई से घबराना नहीं है, अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तब तो अच्छी बात है, बट अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं आपकी बुक्स एनसीईआरटी ही है, और ये पूरे ही जो सेगमेंट्स है ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आप यहां आइए, अपना पूरा कोर्स कंटेंट देखिए, अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, बेहतर रिजल्ट कीजिए। एंड अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से आते हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जहां पर आपके लिए क्या है भाई? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज की सीरीज कर ही रहे हैं अपन, है ना? ऐसे ही पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन्स, मतलब वन शॉट रिवीजन भी आपके लिए अवेलेबल है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है, इंडेक्स क्वेश्चंस अवेलेबल है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। साथ ही साथ अगर आप कॉन्फिडेंट है और आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन किसकी? एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की, तो भी भाई मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड हैं आपके लिए फ्री एजुकेशन के लिए, है ना? आप इस सेगमेंट पे जा सकते हैं और अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं अलोंग विद स्पोकन इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ी सी इंप्रूव करना तो आप इस सेगमेंट में भी आ सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और
कुछ और भी है भाई आपके लिए क्या है, तो मैग्नेट ब्रेन्स एक्सक्लूसिवली डिजाइन करके लेकर के आते हैं आपके लिए ई बुक्स एंड बुक्स। उसके लिए क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगी, लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कीजिए फटाफट से बुक्स एंड ई बुक्स को। तो जिस तरीके से आप हमारे YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, उसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई भी सजेशन, कोई सुझाव आपको लगता है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई चीज की जानकारी देनी होती है, वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और कुछ धमाकेदार वीडियोस के साथ में, कुछ धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।